जब कभी ऐसे चैंपियंस की बात होगी जिन्होंने दुनिया को अपने आप को डिफाइन नहीं करने दिया बल्कि खुद अपने आप को डिफाइन किया, तो इस आदमी की बात। जब कभी ऐसे चैंपियंस की बात होगी जिस पर एक समय ये इल्जाम लगाया गया कि ये आदमी क्विटर है, जल्दी से गिव अप कर देता है और फिर आगे चल के यही आदमी दूसरों को आई क्विट कहने पर मजबूर कर देता है, तो इस आदमी की बात। जब कभी यूएफसी के लाइटवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा अंडररेटेड किसी फाइटर की बात होगी तो इस आदमी की फाइट। जब कभी यूएफसी में ऐसे फाइटर्स की बात होगी जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये हमेशा गेटकीपर बने रहेंगे, बस ये दूसरों को ऊपर चढ़ाने के काम आए और कभी खुद चैंपियन नहीं बन पाएंगे, पर इस आदमी ने उन सबको गलत साबित करते हुए चैंपियन बन के दिखाया। और न सिर्फ चैंपियन बन के दिखाया बल्कि पिछले 25 साल के सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चैंपियनशिप फाइटर में से एक ये। मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स ओलिवेरा। आज हम बात करेंगे मेरी कहानी सीरीज में चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज्यादा नॉलेज होगा। अगर मैं इस वादे में खरा नहीं उतरता हूँ तो अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा, 4 गाली भी देके जाइएगा। आजाद मुल्क है, आजादी का उपयोग करना सीखिए। जब चार्ल्स ओलिवेरा की बात कर रहे हैं तो बात क्यों ना शुरुआत से की जाए, और जब शुरुआत की बात होगी तो चार्ल्स ओलिवेरा का जन्म 17 अक्टूबर 1989 को साओ पाउलो, ब्राजील में हुआ। चार्ल्स ओलिवेरा की फैमिली जिस जगह में रहती थी उस जगह को आप फावेलास के नाम से जानते हैं। अगर आपको उसके आसपास का कोई उदाहरण अपने आसपास देखना है तो सिंपल सी बात है, आप मुंबई की विरार झोपड़पट्टी देख सकते। आखिर ऐसी झोपड़पट्टियां बनती क्यों हैं, फावेलास जैसी, विरार जैसी? पता है क्यों? जब देश में पूंजीवाद जब देश में इनकम एंड इक्वालिटी बढ़ती जाती है, हर 1 रुपए में 99 पैसा अमीरों की तरफ जाता है और 1 पैसे में बाकी 99% लोगों का हिस्सा होता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए कि 1% अमीरों के पास 99% दौलत होती है और 99% गरीबों के पास 1% की दौलत होती है। तब 2 चीजें आपको दिखाई देती। पहला, अंबानी जैसा महल खड़ा होता है और वहीं दूसरी तरफ उससे 2 किलोमीटर दूर दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी की बस्ती होती है, जिसे हम विरार के नाम से करते हैं। और वैसे ही फावेलास, जब इनकम इक्वालिटी बढ़ती है तो ऐसा होता है, 1% लोगों के पास सब कुछ होता है और 99% लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। ऐसी ही एक बस्ती में चार्ल्स ओलिवेरा का जन्म। वैसे एक हिस्ट्री का आपको छोटा सा लेसन दे दूं मैं, अगर आपको चाहिए तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, बट ये फावेलास के पास पहले भी एक बहुत सारी हिस्ट्री है। देखिए, फावेलास जब बने तो वो अभी नहीं बने, पिछली सदी के एंड में बनना चालू हुए। वो इसलिए कि आपको सभी को पता है कि अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में स्लेव गए, गुलाम ले जाए गए, पर आपको पता होना चाहिए कि जिसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं वहां पे भी बड़ी संख्या में स्लेव ले जाए गए। आपके क्यूबा में भी बहुत बड़ी संख्या में स्लेव ले जाए गए और सबसे बड़ी संख्या में जो स्लेव थे वो अर्जेंटीना में और ब्राजील में ले जाए गए थे। अर्जेंटीना में स्पेन का राज हुआ करता था, वहीं ब्राजील में पुर्तगाल का राज हुआ करता था। इस समय सबसे ज्यादा स्लेव ले जाए गए और जब स्लेवों का इमांसिपेशन हुआ, यानी कि जब उनको आजादी मिली, उनके पास उतना पैसा तो था नहीं कि वो कुछ जमीन थी या फिर कुछ कर सकते थे, तो वो ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। और तब से लेके आज तक उनके पूर्वज क्यों कहेंगे, उनके जैसा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन्हीं बस्तियों में पैदा होते रहे। पर कुछ लोग जो है इन बस्तियों से बाहर जाते रहे। अभी भी आप चाहे तो वीडियो आगे कर सकते हैं, मैं कुछ और बातें करना। देखिए, फावेलास को हमेशा क्राइम रिडन माना गया है, यानी कि क्राइम सबसे ज्यादा होता है। पर क्राइम क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, ना स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना कुछ है। तो क्या होता है कि सरकार का धीरे धीरे यहाँ पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और जो लोकल गैंग्स हैं उनका कंट्रोल बढ़ते जाता है। आखिर लोकल गैंग्स चार्ल्स ओलिवेरा की कहानी में इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। कुछ लोग होते हैं फिर फावेलास से आगे निकल के अपनी जिंदगी बनाते। चार्ल्स ओलिवेरा उन्हीं में से। ब्राजील में पैदा होने वाले हर बच्चे की तरह, जैसे कि इंडिया में पैदा होने वाले हर बच्चे को क्रिकेट जो है ना, ऐसा लगता है कि खून में आया है, ठीक वैसे ही ब्राजील में फुटबॉल का हाल है। चार्ल्स ओलिवेरा फुटबॉल बहुत पसंद करता था और 5 साल की उम्र से फुटबॉल उसने खेलना चालू कर दिया। 10 साल की उम्र में चार्ल्स ओलिवेरा को एकदम से पैर में दर्द हुआ तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा कभी जिंदगी में फुटबॉल नहीं खेल पाएगा क्योंकि इससे जुवेनाइल आर्थराइटिस। अब सोचिए, वो बच्चा जो 10 साल की उम्र में आर्थराइटिस से जूझ रहा था, वो जाके वर्ल्ड चैंपियन बना। और इस जुवेनाइल आर्थराइटिस के लिए हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ा होगा चार्ल्स ओलिवेरा को? गैस करें, लगभग 800 दिन। 800। और जब हम सोचते हैं ना कि कोई भी आदमी इतना सफल हो गया, इतना ऊपर चला गया, तो उस आदमी के पीछे ना बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस होता है।
उसके फैमिली मेंबर्स का सेक्रीफाइस होता है, उसके मोहल्ले के लोगों तक का सेक्रीफाइस होता है। चार्ल्स ओलिवेरा के इलाज में काफी पैसा लग रहा था। पता है क्यों लग रहा था? क्योंकि जब कभी आप इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर होता है ना आपके पास, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी औकात नहीं है हेल्थ केयर अफोर्ड करने की। और अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है या प्राइवेट नौकरी नहीं है पड़ी, तो आपके पास हेल्थ केयर नहीं है। समझिए आप, चार्ल्स ओलिवेरा के माँ बाप जो थे वो अनपढ़ थे, उन्हें कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए मजदूरी ही कर सकते थे। लेकिन मजदूर को इंश्योरेंस नहीं मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा की फैमिली के पास भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। इसीलिए उसकी फैमिली को उसका पूरा खर्च उठाना पड़ा। पर जैसा कि मैंने कहा, ये जो फवेलास है ना, जिनको सो कॉल्ड कहते हैं ना, उनकी गैंगस्टर लोग रहते हैं यहाँ पे वहाँ पे, तो ये लोग गरीब थे, इनका बैंक बैलेंस ना के बराबर था, पर दिल बहुत बड़ा। फवेलास में जहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा की फैमिली रहती थी, लोगों ने चंदा इकट्ठा करना चालू कर दिया और लगभग 30 to 35% जो चार्ल्स ओलिवेरा का खर्चा था वो उसके मोहल्ले वाले उठाते और बाकी खर्चा उसका बाप और उसकी माँ उठाती। माँ जो 800 दिन मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में थी, ऐसा माना जाता है कि उन 800 में से 780 दिन माँ घर ही नहीं गई। वो हॉस्पिटल आती, अपने बेटे की देखभाल करती, नहाती हॉस्पिटल में पता नहीं कैसे, और फिर वापस काम पे चली जाती और रात को वापस आती अपने बेटे की, फिर देखभाल करती उसी के बाजू में नीचे जमीन में सो जाती और फिर सुबह उठ के अपने काम पे चली जाती। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 400 दिन, लगभग 800 दिन उस माँ ने ऐसे सेक्रीफाइस किया तब चार्ल्स ओलिवेरा बच पाए। और इस समय उसके भाई बहन क्या कर रहे थे? भाई बहन अपने स्कूल जा रहे थे और स्कूल से लौटते समय वो एक डब्बा लेकर अपने घर पे चलते ताकि उसके भाई के इलाज के लिए लोग पैसे दे सकें। तो जब हम किसी सोसाइटी के निर्माण की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों के साथ क्या होगा। आप जब कभी किसी गवर्नमेंट की योजना के बारे में सुनते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर चार्ल्स ओलिवेरा की फैमिली के जैसे लोगों के लिए वो गवर्नमेंट क्या कर रही है। हाँ, आप कहेंगे तो बहुत कुछ कर, क्योंकि आप तो मिडिल क्लास ना, एनीवेज आप कहेंगे कि फिर चार्ल्स ओलिवेरा को वापस जब लगभग 800 दिन बाद चार्ल्स ओलिवेरा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो उसने माँ से कहा कि माँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें चलना अगले 2-3 साल के लिए मना है और दौड़ना तो बिल्कुल भी मना है, कभी दौड़ पाओगी। उसने बोला कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाना चाहूँ। अब उस माँ की सोचिए जिसने 800 दिन इतना परिश्रम करके अपने बेटे को जैसे तैसे बचाया और उसका बेटा कहता है कि वो मर जाता तो जाता। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने बेटे को वो करने दे जो उसको वो चाहता है कि चलना, दौड़ना, सॉकर खेलना, या फिर वो ना करने दे जो वो नहीं चाहता, या वो ना करने दे जो वो चाहता, और उसे घर पे बांध के रखे। उसकी माँ ने धीरे धीरे दौड़ना ही अलावा। मैं समझाऊंगा कैसे। चार्ल्स ओलिवेरा अपने इस बचपन के समय की एक कहानी बताता है कि वो बोलता है कि जब भी कभी खाना बनता तो खाना जो है 3 लोगों में डिवाइड होता। अब आप सोचेंगे कि 3 लोगों में क्यों डिवाइड होता? चार्ल्स ओलिवेरा की एक बहन थी और एक उस समय बाद में एक और भाई पैदा हुआ, तो जब ये 2 भाई और एक बहन हुआ करते थे तो खाना बनता इन तीनों में डिवाइड होता और बाप कहता कि मैंने पहले ही खा लिया है और माँ कहती कि मुझे भूख नहीं। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा ये बताना चाह रहा है कि उसके माँ बाप भले ही भूखे रहे हों पर चार्ल्स ओलिवेरा को उन्होंने कभी भूखा नहीं है। अब आप यहाँ पे सोचिए कि इस लड़के का कंपटीशन उन लड़कों से होने जा रहा था जो घर पे बिल्कुल इज्जत से खा पी के रहते थे, जिनके माँ बाप भी उतने खा पी के रहते थे। ठीक है ना? इतनी मुश्किल से अगर कोई बच्चा ऊपर आएगा ना, इसका कॉम्पिटिशन किसी से भी होगा, बड़े घर वाले इसके सामने कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इसके जैसी मुश्किलों का सामना करके वहां पे नहीं आए। नहीं, बात वही है कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो कर लोगे, कभी ना पन कहाँ से लाओगे। लोग हसलर, इनसे आप लड़ नहीं पाओगे ऐसा। ठीक है, चार्ल्स ओलिवेरा की कहानी में आगे। अब हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से चार्ल्स ओलिवेरा सॉकर खेलना या फुटबॉल खेलना चालू कर देता है। पर प्रॉब्लम ये आती है कि पहले जैसा दौड़ नहीं पा रहा, उसमें पहले जैसी एबिलिटी नहीं है। तो उसको डिसअपॉइंटेड देख के एक उसका जो नेबर है पाउलो नाम का, तो बोलता है उसकी माँ से कि ये सॉकर तो कभी खेल नहीं पाएगा, पर अगर ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो इसका मन किसी और चीज में नहीं लगता। तो वो उसे इजाजत मांगता है कि क्यों ना मैं इसको जुजित्सु स्कूल में लेके जाऊं, आप पैसे की टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। इस बच्चे को जुजित्सु में ट्रेन कराते हैं और उस दिन से पाउलो की वजह से चार्ल्स ओलिवेरा जो है एक जुजित्सु स्कूल में जाने लगा। अब आप सोचिए कि पाउलो के बाप का क्या जा रहा था। चार्ल्स ओलिवेरा आगे बढ़ता नहीं बढ़ता, उसके बाप का क्या जा रहा था। पाउलो भी कोई अमीर आदमी तो नहीं था, वो भी बाजू वाली झोपड़पट्टी में ही रहता था। अब दिल तो देखिए आप, उसको लगा कि इस बच्चे का भविष्य है, मैं अपना जो भी रोल प्ले कर सकता हूँ वो प्ले करूंगा उसका। और उसके लिए उसने अपनी जेब से पैसे दिए पाउलो ताकि जुजित्सु स्कूल में जा सके। चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में कहते हैं कि उसका जो मेंटोर फिगर जो है पाउलो बन गया। पाउलो इसे इस बात का एहसास दिलाता है कि मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन चैंपियन बनोगे और जिस दिन तुम चैंपियन बनोगे तो जितना भी सेक्रीफाइस किया है तुम्हारे माँ बाप ने वो सब
सही हो जाएगा और उनको बहुत खुशी होगी कि तुम चैंपियन। पॉलो उसे रोज ऐसे समझाता और खुद ही जुजित्सु स्कूल में लेके जाता, फिर अपने काम पे जाता और काम में थोड़ा बहुत बीच में गैप लेके वापस से चार्ल्स ओलिवेरा को वहां से घर छोड़ के आता, क्योंकि पॉलो को पता था कि ये जो गलियां हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम है, इसीलिए वो चार्ल्स को एस्कॉर्ट करते हुए जुजित्सु स्कूल छोड़ के भी जाता और लेके भी आता। और चार्ल्स ओलिवेरा स्पेशल था क्योंकि एक महीने के अंदर ही जुजित्सु प्रैक्टिस में एक महीने के अंदर ही जब चार्ल्स ओलिवेरा को कोई बेल्ट भी नहीं मिला था, उसने अपना पहला जुजित्सु टूर्नामेंट जीता। चार्ल्स ओलिवेरा धीरे धीरे चैंपियनशिप की तरफ आगे बढ़ रहा था। चार्ल्स ओलिवेरा को पता था कि वो चैंपियन बनेगा जुजित्सु में, और वैसे तो पॉलो ने कहा था कि उसके मामा बहुत खुश होंगे, पर चार्ल्स को पता था कि उसके चैंपियन बनने में अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो था पॉलो। और उस किस्मत चार्ल्स की इतनी खराब है कि जब वो चैंपियन बनने वाला था उससे ठीक 15 दिन पहले, यानी कि जब चैंपियनशिप के लिए फाइट करने वाला था उससे ठीक 15 दिन पहले एक गैंग वॉर में शूट आउट हुआ उसके मोहल्ले में, और शूट आउट में पॉलो मारा। चार्ल्स ओलिवेरा फिर से एक बार मिसगाइडेड हो गया क्योंकि उसका मेंटोर, उसका मार्गदर्शक इस दुनिया से चला गया। नहीं, चार्ल्स ओलिवेरा ने पॉलो का सपना जिंदा रखते हुए 15 दिन बाद चैंपियनशिप फाइट जीती और जुजित्सु चैंपियन। देखिए, चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन बन चुका था, पर क्या चार्ल्स ओलिवेरा की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी? नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि जुजित्सु में ग्लोरी बहुत थी पर पैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बात चार्ल्स को भी पता थी और चार्ल्स के अंकल पाउलो को भी पता थी। इसीलिए कहते हैं कि मरने से पहले पाउलो ने कहा था कि तुम्हें जुजित्सु में चैंपियन बनने के बाद भी इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ट्रांजिशन करना पड़ेगा मार्शल आर्ट। जब चार्ल्स ओलिवेरा ने मार्शल आर्ट में ट्रांजिशन किया तो चार्ल्स ओलिवेरा वहां पे भी अच्छा करने लगा। जुजित्सु स्कूल से अलग होने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने शूटे बॉक्स टीम ज्वाइन की। आप में से जो भी लोग पुराने जानने वाले हैं ना, प्राइड डेज के या फिर पुराने यूएफसी डेज के, तो उस शूटे बॉक्स जैसा ट्रेनिंग स्कूल दुनिया में कोई नहीं था उस समय। और फिर ऐसा देखा गया कि पिछले 15 साल में स्कूल ने सारी ग्लोरी खो दी और शूटे बॉक्स के जो फाइटर है एक एक करके हारने लगे, जब तक कि चार्ल्स ओलिवेरा वो वापस नहीं आया। खैर, वो बारे में बात हम बाद में करेंगे, बट जैसे तैसे हम जहाँ पे थे, शूटर बॉक्स में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चार्ल्स ओलिवेरा जाने लगा, बट फ्री में तो कोई ट्रेनिंग होती नहीं। तो उसके लिए जो पैसे थे चार्ल्स ओलिवेरा का बाप देता, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के बाप के अलावा और कोई वो नहीं था, माँ देती। और चार्ल्स ओलिवेरा का जो बड़ा भाई है वो 2 जॉब करने लगा था, वो देता। और यही नहीं, यहाँ पे भी चार्ल्स के मोहल्ले के जो लोग हैं, चार्ल्स ओलिवेरा की फैमिली हर वीकेंड पे एक पार्टी करती है और वीकेंड पार्टी में एक डब्बा रखती जहाँ पे उसके मोहल्ले के लोग आके वहां पे दान देते ताकि चार्ल्स ओलिवेरा ट्रेनिंग कर सके। धीरे धीरे चार्ल्स ओलिवेरा मिक्स मार्शल आर्ट में भी जीतना चालू कर दिया, पर एक के बाद एक टूर्नामेंट जीतने के बाद, एक के बाद एक फाइट जीतने के बाद भी चार्ल्स ओलिवेरा को कमाई नहीं, क्योंकि मिक्स और मार्शल आर्ट में निचले स्तर पे पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उल्टा पैसा बहुत सारा खर्चा करना होता है। तो चार्ल्स ओलिवेरा को जब भी किसी टूर्नामेंट में जाना होता है तो एक फंड रेजर रखा जाता है मोहल्ले में। वही मैंने आपको बताया, जैसे कि एक डब्बा रखा जाता है कि चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ फाइट करने जा रहा है, वहां फाइट करने जा रहा है, तो उसके लिए पूरे मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके थे। इसी समय की एक कहानी उसका बाप बताता है कि देखिए, जब मोहल्ले वाले आते तो एक्चुअली वो बुरे नहीं थे दिल के, पर उनमें से कुछ लोग कहते कि आखिर ये चार्ल्स जो है ये मिक्स मार्शल आर्ट में टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, ये पढ़ाई करेगा तो आगे जाएगा, हम पढ़ाई के लिए भी पैसे जैसे तैसे इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा पढ़ाई में बुरा नहीं था। और उसके बाप का कहना था कि उसका सपना है और वो कुछ बन के दिखाएगा, जो कि चार्ल्स ओलिवेरा ने पूरा। चार्ल्स ओलिवेरा ने इतने टूर्नामेंट जीते, इतनी एक्साइटिंग फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा का हिस्सा रहा कि यूएफसी उसको इग्नोर नहीं कर सका। और जब चार्ल्स ओलिवेरा सिर्फ 21 साल का था तब यूएफसी से उसको कॉल आया और यूएफसी का वो हिस्सा बन गया। ध्यान रहे, चार्ल्स ओलिवेरा ने जुजित्सु चालू किया 12 साल की उम्र में, एमएमए चालू किया 18 साल की उम्र में, और 21 साल की उम्र में वो यूएफसी का हिस्सा था। चार्ल्स ओलिवेरा की कहानी सुनाता है एक पॉडकास्ट की, जब यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर रहा था तो उसका बाप उसके बाजू में बैठा हुआ था, अपने आंसू पोंछते हुए वो उससे कह रहा था कि ये जो ड्रीम है तुम्हारा। फिर वो थोड़ी देर रुका और बोला कि ये जो ड्रीम है हमारा, उसके दरवाजे तक तुम पहुंच गए हो, पर ध्यान रखना टॉप पे पहुंचना आसान है और टॉप पे बने रहना मुश्किल। बात तो सही थी चार्ल्स के बाप। हम आगे बढ़ते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के यूएफसी कैरियर। अब यूएफसी का जो कैरियर है चार्ल्स ओलिवेरा का बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जब चार्ल्स ओलिवेरा आया तो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट एट दैट टाइम, बट उस समय लाइट वेट डिवीजन था वो अपने पीक पे था। और चार्ल्स ओलिवेरा की शुरुआत 2 फाइट में विन मिली और फिर बाद में जो 3 फाइट है उनमें से एक नो कॉन्टेस्ट रही और 2 जो है चार्ल्स ओलिवेरा हार गए। यानी कि शुरुआत की जो 5 फाइट है उसमें चार्ल्स का स्कोर था 2-2-1, 1 नो कॉन्टेस्ट, 2 विन, 2 लॉस। तो चार्ल्स ओलिवेरा ने भी वही किया जो उस समय के लोगों की आदत थी,
कि हमको लगता था कि अगर उनको ऊपर किसी डिवीज़न में इनफ ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो थोड़ा हल्का होके 140 मतलब एक छोटे डिवीज़न में चले जाते थे, छोटे लाइट वेट डिवीज़न में चले जाते थे, तो वो थोड़ा वेट कम करके नीचे वाले डिवीज़न में चले जाते थे। और क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा लाइट वेट में फाइट कर रहा था, इसलिए एक नीचे वाला डिवीज़न था फेदरवेट, तो चार्ल्स ओलिवेरा ने फेदरवेट में डेब्यू किया। चार्ल्स ओलिवेरा टैलेंटेड था, इस बात पे किसी को भी शक। फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा था कि वेट क्लास चेंज करने के बाद भी चार्ल्स ओलिवेरा का रिकॉर्ड जो है ऐसे ही था, 7 विंस 5 लॉसेस 1 नो कॉन्टेस्ट। और इस सब के चक्कर में चार्ल्स ओलिवेरा ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार वेट मिस किया। चार्ल्स ओलिवेरा की लगभग 3 फाइट इस समय की ऐसी हैं जो कैच वेट में थी। एक 59 में थी, 159 पाउंड में, एक 150 पाउंड में और एक 149 पाउंड, यानी कि जो कैच वेट फाइट थी, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा जो वेट है उसको अचीव नहीं कर पाया। और दिक्कत तो वहां बढ़ गई जब मैक्स होलोवे से जब चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट हो रही थी टाइटल एलिमिनेटर के लिए, तो चार्ल्स ओलिवेरा फाइट के दौरान ही पैरालाइज। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे चार्ल्स ओलिवेरा को वेट कट के कारण, पर फिर भी पता नहीं क्या जिद थी चार्ल्स ओलिवेरा की कि वो फेदरवेट में ही बना रहा। पर अगली 2-3 फाइट के बाद उसको अकल आई और उसने कहा कि ठीक है, नाउ आई एम डन, और उसने डेब्यू किया लाइट वेट। पहली फाइट चार्ल्स ओलिवेरा ने जीती, पर दूसरी फाइट उसकी पॉल फेल्डर से। जब हम चार्ल्स ओलिवेरा का एनालिसिस करेंगे ना सरियोकन के खिलाफ, तब ये पॉल फेल्डर वाली फाइट पे हम बात करेंगे। पर दूसरी फाइट उसकी पॉल फेल्डर से थी और पॉल फेल्डर ने उसको हराया। पर ध्यान रहे, ये जो पॉल फेल्डर से हार थी ना, ये कई सालों में चार्ल्स ओलिवेरा की आखिरी वार होने वाली थी, क्योंकि पॉल फेल्डर से हारने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा का जो रन था वो शानदार था। अगली फाइट में उसने क्ले गुइडा को हराया, फिर क्रिस्टोस गिलियोस को हराया, उसके बाद जिम मिलर को हराया। आपको याद है जिम मिलर से वो लाइट वेट में पहले हार चुका था जब वो शुरुआत में आया था। फिर डेविड टैमूर को हराया, लिंग नाइट्स को हराया, निक लैंड्स को हराया, जेरेड गॉर्डन को हराया, केविन ली को हराया। और जब केविन ली को हराया ना, उससे पहले भी चार्ल्स ओलिवेरा लगातार जीत रहा था, पर किसी का ध्यान चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ नहीं था। पर जब केविन ली को हराया, वो कोविड का शुरुआती दौर था, सबका ध्यान चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ गया। उसके बाद नेक्स्ट फाइट उसकी टोनी फर्ग्यूसन से था, और ये टोनी फर्ग्यूसन नया टोनी फर्ग्यूसन नहीं था, ये पुराना अलकुकुई टोनी फर्ग्यूसन था, उसको हराया। और उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा को लाइट वेट टाइटल, और ये माना जा रहा था कि ये फाइट माइकल चैंडलर आसानी से जीतेगा। ये माना जा रहा था कि ये फाइट एक ऐसे एक्साइटिंग फाइटर के लिए है, जिस एक्साइटिंग फाइटर यूएफसी का माना था कि चार्ल्स ओलिवेरा नहीं, माइकल चैंडलर है जो ये फाइटर टाइटल जीतेगा और फिर बहुत मजा आएगा, बहुत पैसा बनाएंगे। एक्साइटिंग फाइटर तो चार्ल्स ओलिवेरा भी था, और उसने बताया पहले राउंड में बुरी तरह पिछड़ने के बाद, नॉकडाउन होने के बाद भी सेकंड राउंड में वापसी की और इस फाइट को जीता। अगली फाइट जो थी उसकी डस्टिन पोरियर थी, उसमें भी सेम हुआ कि शुरुआत में पिछड़ने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने कमबैक की और डस्टिन पोरियर को भी हराया। आप सोच रहे हैं ये जो केविन ली, टोनी फर्ग्यूसन, डस्टिन पोरियर, नेक्स्ट फाइट जो थी वो जस्टिन गेची से थी, और जस्टिन गेची को भी पहले राउंड में नॉकडाउन होने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने हराया। और ये फाइट एक स्पेशल फाइट कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि 0.5 पाउंड से चार्ल्स ओलिवेरा ने वेट मिस किया, पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि कई और फाइटर्स का मानना था कि जो पीछे वेट मशीन थी उसमें चार्ल्स ओलिवेरा का वेट सही बता रहा था, पर जब एक्चुअली कमीशन के सामने गया तो 0.5 पाउंड बढ़ गया था। चार्ल्स ओलिवेरा ने और भी कोशिश की, पर उस समय तक वो पूरी तरह ट्रेन हो चुका था और कोई पानी उसके शरीर से निकल नहीं सकता था, इसलिए वेट करना मुश्किल था। खैर, ये फाइट जीतने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा की जो अगली फाइट हुई वो थी इस्लाम मकाचेव से, और टू बी ऑनेस्ट चार्ल्स ओलिवेरा से कहीं बेहतर नजर आया इस्लाम मकाचेव। और इस्लाम मकाचेव के सामने चार्ल्स ओलिवेरा ने ऐसे फाइट की जैसे कि वो चार्ल्स ओलिवेरा है, उसने मकाचेव की स्ट्रेंथ में जाके फाइट की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। खैर, चार्ल्स ओलिवेरा ने फिर से वापसी की बेनी डरेश को हरा के, और उसके बाद यह तय हो गया था कि एक बार फिर से चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मकाचेव की फाइट होके रहेगी, पर वो होती इससे पहले चार्ल्स ओलिवेरा को एक बार फिर से इंजरी हो गई और वो फाइट उसके हाथ से चली। फिलहाल हम जब वीडियो बना रहे हैं तो अगली फाइट चार्ल्स ओलिवेरा की आर्मन सरियोकर के खिलाफ है, और जहां तक सट्टेबाजों का कहना है कि चार्ल्स ओलिवेरा को ये फाइट हारनी चाहिए, क्योंकि सरियोकर के सामने वो टिक नहीं पाएगा। बस इससे पहले भी कई लोगों ने चार्ल्स ओलिवेरा को अंडर एस्टिमेट किया है। इससे पहले भी चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में ये कहा गया है कि ये फाइट चार्ल्स ओलिवेरा हार जाएगा। इससे पहले भी ये कहा गया है कि चार्ल्स ओलिवेरा जो है बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर नहीं है। इससे पहले भी ये कहा गया है कि चार्ल्स ओलिवेरा जो है गिव अप कर देगा, पर हर बार चार्ल्स ओलिवेरा ने गलत साबित, पर इस बार ये गलत साबित करेगा कि नहीं करेगा ये तो हम तब जानेंगे जब हम उस फाइट का एनालिसिस करेंगे, तो वो दिन भी आएगा। तब तक बने रहिए इस चैनल में। ये था इंडियन फाइट लड़ेंगे।